उसको ऐड करना पड़ेगा। तो बेटा लेंस के कॉम्बिनेशन में हमने कल किया था फॉर्मूला, उसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हेडिंग लगाओ बच्चे, हेडिंग लगाओ, टू थिन लेंसेज, टू थिन लेंसेज kept at a certain distance, two thin lenses kept at a separation। यानी पहले तो कांटेक्ट में थे हमारे लेंसेज, लेकिन इस बार जो हमारे लेंसेज हैं वो कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि उनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है। लास्ट टाइम जो हमारे लेंसेज थे वो कांटेक्ट में थे, लेकिन इस बार जो लेंसेज हैं वो कांटेक्ट में नहीं है। इन दिस केस, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन सच केस टू कैलकुलेट, लिखते रहना साथ साथ में, इन सच केस टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, to calculate equivalent focal length, we do not have any formula. We do not have any formula. To solve, we use concept. We use concept that number one, image formed by first lens, image formed by first lens act as an object for second lens, and number two, thin lens formula can be applied, thin lens formula can be applied to each lens सेपरेटली। वैसे हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर हमारे लेंसेज कुछ डिस्टेंस दूर है, जैसे एक रफ डायग्राम अगर मैं बनाऊं, पहले तो ऐसा था ना कि जैसे हमारा एक लेंस था और इसके साथ दूसरा लेंस कांटेक्ट में था, टच कर रहा था, पहले टच कर रहा था लेंस। इस केस के लिए जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ था वो इस फॉर्मूला से मिल रही थी हमें। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज 1/f1 प्लस 1/f2, मतलब ऐड करके मिल रही थी। बट अगर हमारे लेंसेज के बीच में कुछ डिस्टेंस है, इफ दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, तो फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, और ना ही हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इस तरह के केसेस के लिए हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल के दे दे। तो वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर सच केस। अब ऐसे केसेस में अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमें वही अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो फर्स्ट लेंस इमेज फॉर्म करेगा वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और दोनों लेंसेज पे आप इंडिपेंडेंटली सेपरेटली थिन लेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट किसी को? यस, इज देयर एनी डाउट स्टूडेंट्स? प्लीज आस्क। और ये समझ आ गया आपको? आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपको ये समझ आ गया? इज इट क्लियर? If lenses are in contact, Yes. then we have a formula to calculate the equivalent focal length. But if lenses are kept at a separation, then we do not have any formula. And in such case, to solve our numerical, we have just this concept.
सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे अगर ऐसा कुछ गिवन हो हमें। थर्ड पॉइंट लिखो, हाउएवर we have however for a particular case we have one formula। एक पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। however for a particular case we have a formula, लेकिन वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर केस में लगेगा। अब वो केस क्या है, पहले तो केस लिखो। केस ये है when incident ray is coming parallel to, when incident rays are coming, वो पर्टिकुलर केस क्या है जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, बट वो उसी केस में लगेगा। और वो फॉर्मूला ये है when incident rays are coming parallel to principal axis। when incident rays are coming parallel to principal axis, when incident rays are coming parallel to principal axis, in that case क्या फॉर्मूला है वो मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, लेकिन वो फॉर्मूला सिर्फ इसी पर्टिकुलर केस के लिए लगेगा और किसी केस में नहीं लगेगा। ये लिख लिया आपने स्टूडेंट्स, रब कर दूं इसे? यस सर। ओके, अब इस पर्टिकुलर केस के लिए देख लेते हैं क्या फॉर्मूला है। बाकी अदरवाइज किसी और केस के लिए आपको कॉन्सेप्ट ही लगाना है जो आपने पहले सीखा था। अब इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या फॉर्मूला है वो मैं ऊपर लिख रहा हूं। इन दिस पर्टिकुलर केस पहले डायग्राम बना लेते हैं। जैसे हमारे पास ये लेंस है और ये दूसरा लेंस है, ये इनका कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है। इस बार जो है सपोज करो कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो जो इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं वो पैरेलल आएंगी। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए व्हेन इंसिडेंट रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस and let's say d is the separation between the lenses, let's say this is lens L1, this is another lens L2। for this particular case यहां से रे बेटा बेंड होएगी like this, रे विल बेंड। और अगर ये लेंस बीच में नहीं होता तो ये इमेज यहां जाके बनती। देखो अगर ये बीच में लेंस नहीं आता तो इमेज यहां बननी थी I1, बट एक्चुअल में अभी बीच में लेंस आ गया जिस लेंस की वजह से रिफ्रैक्शन हो जाएगी और फिर से रिफ्रैक्शन होएगी, तो जो फाइनल इमेज है यहां से थोड़ी सी बेंडिंग और हो जाएगी और फाइनल इमेज कहीं यहां बनेगी, फाइनल इमेज कहीं यहां बनेगी बिकॉज बीच में लेंस आ गया, वो भी रिफ्रैक्शन करेगा। नाउ इस पर्टिकुलर केस के लिए व्हेन इंसिडेंट रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड लेंसेज आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, वी हैव दिस फॉर्मूला 1 divided by equivalent focal length is equal to 1 by f1 plus 1 by f2। f1 f2 क्या बचे, f1 इसकी फोकल लेंथ है, f2 दूसरे वाले लेंस की फोकल लेंथ है। 1 by f1 plus 1 by f2 माइनस d डिवाइडेड बाय f1 इंटू f2। ये डायरेक्ट कर लो लर्न फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन हमने नहीं करनी, बट ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगेगा जब इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। So this is only in the case when this is parallel to principal axis. In that case we can apply a formula, otherwise हमारे पास concept ही है। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फिर हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो हमें डायरेक्ट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दे दे। अब इसी पर्टिकुलर केस के लिए मान लो कि अब देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रही है रे, इमेज बन रही है आई पर। अब ये तो दो लेंसेज के बाद इमेज आई पर बन रही है। अगर इन दो लेंसेज की जगह मैं एक ही लेंस यूज करूं और वो लेंस इमेज बनाए आई पर जब इंसिडेंट रे आए पैरेलल, तो उस लेंस को इक्विवेलेंट लेंस बोलेंगे और उस लेंस की फोकल लेंथ है ये।
तो बेटा उस इक्विवेलेंट लेंस की क्या पोजीशन होगी, मान लो ये यहां पर आएगा वो इक्विवेलेंट लेंस, दिस इज इक्विवेलेंट लेंस, इसको मैं यहाँ पे बना भी दूं डॉटेड सा। तो ये जो हमारे पास है दिस इज इक्विवेलेंट लेंस, दिस वन इज इक्विवेलेंट लेंस। आपको शायद दिख नहीं रहा है, ये जो इक्विवेलेंट लेंस है ये कितनी पोजीशन पे है, इट इज एट अ डिस्टेंस x बिहाइंड द सेकेंड लेंस। कई बार आपसे पूछते हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, यानी इक्विवेलेंट लेंस का मतलब है कि अगर ये इंसिडेंट रे इस लेंस पे फॉल करे तो फाइनल इमेज यही बनेगी, जैसे कि ये दोनों लेंस मिलकर बना रहे हैं। तो इन दोनों लेंस का काम ये अकेला लेंस कर देगा, तो इस लेंस को इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं। और इसकी फोकल लेंथ हमें इस फॉर्मूला से मिल जाएगी अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो सिर्फ। और इसी केस के लिए इसकी पोजीशन क्या होगी वो भी कई बार पूछते हैं। तो बेटा पोजीशन को देख लो, पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, ये भी एक फॉर्मूला है, पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस with respect to second lens is given by, तो हमने कहा सेकेंड लेंस से वो x डिस्टेंस दूर है हमारा जो इक्विवेलेंट लेंस है, तो उसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है डायरेक्टली, दैट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द टू लेंसेज इनटू इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, जो आप इस फॉर्मूला से निकाल लोगे, डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस। So this is how, by using this formula, we can get the position of equivalent lens with respect to the second lens। फिगर में आपको दिख भी रहा है कि x कहाँ पे है। अब ये आपको डायरेक्ट लर्न करने हैं, लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि these formulas are valid, these formulas are valid, these formulas are valid when incident ray is parallel, when incident ray is parallel to principal axis, only in that case। तो प्लीज नोट इट डाउन, तब हम लोग आगे चलेंगे, इतना नोट कर लो। यहां तक क्लियर है सबको बच्चों, या कोई डाउट है? हो गया सबका, यहां तक हो गया, रब कर दूं इसको? यस सर। ओके, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं लेंस कॉम्बिनेशन के बेसिस पर।
क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड by the lens combination given in the following figure. Find the position of the image formed by the lens combination given in the following figure. इस फिगर में आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और उसके बाद आपके पास एक कॉनकेव लेंस है, इस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, एंड देन फिर से आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, यानी 3 लेंस का कॉम्बिनेशन है ये, और इसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर, ये वाला जो लेंस आपको गिवन है। नाउ ये इनका कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां पर अपना ऑब्जेक्ट है, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। आपको गिवन है कि फर्स्ट लेंस से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। लेंस 1 और लेंस 2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, और लेंस 2 और लेंस 3 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। So this is data given in the question. We have to find out the position of image formed by these lenses. मतलब इन तीनों लेंस, ये तीनों लेंस मिलकर फाइनल इमेज कहाँ बनाएंगे, उस इमेज की हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है। ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है तो रेज पैरेलल तो नहीं आएंगी। तो एज इंसिडेंट रेज आर नॉट पैरेलल, तो वी कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला जो हमने अभी अभी पढ़ा, तो वो तो भूल जाओ। अब हमें यहाँ इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट लेंस कहाँ इमेज बनाएगा। तो सबसे पहले वी विल अप्लाई थिन लेंस फॉर्मूला ऑन फर्स्ट लेंस, थिन लेंस फॉर्मूला ऑन लेंस 1, फर्स्ट लेंस पे लगाते हैं। बेटा फर्स्ट लेंस के लिए फोकल लेंथ मान लो f1 ये वाली, सेकेंड लेंस के लिए f2 और थर्ड लेंस के लिए f3। 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u1। ये फर्स्ट लेंस के लिए थिन लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया। अब फर्स्ट वाले लेंस के लिए देखते हैं फोकल लेंथ कितनी है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब बेटा फोकल लेंथ जो होती है पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की, तो ये +10 है, तो फोकल लेंथ तो आ गई 1/10। 1/v1 ये तो हमें पता नहीं कि किस जगह पे ये इमेज बनाएगा, वो हमें पता नहीं, माइनस, और फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है तो साइन कन्वेंशन की वजह से u1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, u1 आएगा -30, तो ये बनेगा माइनस ऑफ -30, ये +30 बन जाएगा क्योंकि u1 -30 है। तो यहाँ से हम 1/v1 कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से 1/v1 की वैल्यू आएगी 1/10 माइनस 1/30। तो उसके बाद बेटा 30 एलसीएम आ जाएगा, फिर 1/v1 की वैल्यू आएगी 30 एलसीएम ले लिया, 10 3 ज़ा 30, तो 3 - 1 यानी 2/30, 2/30 यानी 1/15, तो v1 की वैल्यू आएगी 15 सेंटीमीटर। अब ये साइन जो आ रहा है ये प्लस आ रहा है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली प्लस साइन आ रहा है, यानी कि इमेज जो है राइट साइड पे बनेगी, इस लेंस L1 से 15 सेंटीमीटर दूर बनेगी इमेज। अब ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो फर्स्ट वाले लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर ये वाली पोजीशन आ रही है। अगर मैं इस लेंस से डिस्टेंस देखूं 15 सेंटीमीटर दूर जहां ये इमेज बना रहा है, तो 5 + 10 यहाँ बना रहा है, ये 15 सेंटीमीटर पे इमेज बना रहा है। इट मीन्स दैट यहां से अगर कोई रे निकलेगी, इंसिडेंट रे, और एक रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे लाइक दिस, तो ऑप्टिकल व सेंटर वाली रे तो बिना डेविएशन के क्रॉस कर जाएगी लाइक दिस।
ये तो बिना डेविएशन के क्रॉस कर जाएगी। और अगर ये बीच में लेंस नहीं आता, अगर मान लो ये लेंस नहीं आ रहा बीच में, सिर्फ इसी लेंस को ले रहे हैं, तो ये रे ने ऐसे जाना था बिल्कुल सीधा इस डायरेक्शन में, और यहां से ये रे बेंड हो जाएगी, इट विल बेंड, और बीच में ये लेंस नहीं आता तो ये रे बिल्कुल सीधी जाती और ये मीट करती यहाँ पे जाके इस जगह पे। यानी बेटे हमारी जो इमेज बननी थी वो यहाँ 30 सेंटीमीटर पे बनती। तो यहाँ बननी थी हमारे पास इमेज, ये कौन सी इमेज होती है? I1 इमेज होती, जो फर्स्ट लेंस ने बनाई है। और वो कितने सेंटीमीटर दूर बनाई है? 30 सेंटीमीटर दूर बनाई है इसने ये इमेज। तो ये तो हो गया फर्स्ट लेंस का काम, कि फर्स्ट लेंस इमेज यहाँ बनाएगा। अभी जो इमेज फर्स्ट लेंस ने बनाई है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी सेकेंड लेंस के लिए। नाउ आगे चलते हैं। दिस इमेज act as an object, this image act as an object for second lens, ये दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो बेटा दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा सेकेंड लेंस के लिए। अब सेकेंड लेंस के लिए देखो ये इमेज यहाँ बन रही है, इस वाले लेंस से ये कितनी दूर है? 15 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ से यहाँ है ये। तो सेकेंड वाले लेंस के लिए कितनी दूर है ये बताओ मुझे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बनेगा सेकेंड लेंस के लिए? सेकेंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बनेगा? अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो मुझे पहले ही बता दो, मैं चला ही जाता हूँ। सेकेंड लेंस के लिए कितना डिस्टेंस लेंगे ऑब्जेक्ट का? जो I1 इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है सेकेंड लेंस के लिए, तो I1 इमेज सेकेंड वाले लेंस से कितनी दूर है? सर 10 सेंटीमीटर दूर है। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? तो यहां से लेके यहां तक का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये राइट साइड पे है और राइट साइड के लिए साइन कन्वेंशन लगाते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो राइट साइड के लिए प्लस 10 सेंटीमीटर लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इस पे फिर से थिन लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सेकेंड लेंस पे। तो सेकेंड लेंस के लिए होगा 1/f2 इज इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u2। अब हम लोग देखेंगे कि सेकेंड लेंस कहाँ इमेज बनाएगा। बेटा ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो ये माइनस में आएगी। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ लेफ्ट साइड पे होती है तो ये नेगेटिव लेंगे। कॉन्वेक्स की भी पॉजिटिव होती है क्योंकि राइट पे होती है। ये आएगी -1/10, 1/10 क्योंकि इसकी वैल्यू -10 है। V2 तो हमें फाइंड आउट करना है, ये पॉजिटिव है, -1/10। अब यहाँ से V2 कैलकुलेट करेंगे तो 1/V2 की वैल्यू आएगी -1/10 प्लस 1/10, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो V2 की वैल्यू आ रही है 0। V2 की वैल्यू आ रही है 0। 0 का मतलब है इमेज कहाँ बन रही है? इमेज यहीं बन रही है, लेंस के ऊपर ही बन रही है हमारी इमेज, इसलिए तो V2 0 आ रहा है, वरना तो V2 0 आ रहा है। नहीं नहीं, V2 1/V2 की वैल्यू 0 आ रही है, 1/V2 की वैल्यू 0 आ रही है, तो बेटा V2 की वैल्यू तो इंफिनिटी आएगी ना, तो यहां से V2 की वैल्यू आएगी 1/0 और समथिंग अपॉन 0 होता है इंफिनिटी, तो V2 की वैल्यू आ रही है इंफिनिटी। यानी ये जो सेकेंड लेंस जो इमेज बनाएगा वो इंफिनिटी पे बनाएगा। अब देखो रेज कैसी जाएंगी, ये रेज जब यहां से यहां पहुंची, जैसे ही सेकेंड लेंस आ गया बीच में, अगर ये नहीं होता तो इमेज यहां बननी थी, बट अभी लेंस है ये इमेज बनाएगा। ये क्या करेगा? ये डाइवर्ज कर देगा रेज को, ये इस तरह से निकालेगा रे यहां से,
ये रे इस तरह से यहाँ निकालेगा और ये रे ऐसे जाएगी। अगर ये लेंस बीच में नहीं आता तो ये रे एकदम सीधी जाती है ऐसे, इट विल गो स्ट्रेट, और ये यहाँ से फिर से रिफ्रैक्शन होगी, और रिफ्रैक्शन के बाद ये रे यहाँ से एकदम सीधी जाएगी। अगर ये बीच में लेंस नहीं आता तो ये रे भी एकदम सीधी जाती। ये लिख लिया आपने, दिस इमेज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, ये रब कर दूं, ये लिख लिया, दिस इमेज Yes, एक्ट sir. एज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से ये रे जानी थी एकदम सीधी बिना किसी डेविएशन के, अगर ये थर्ड लेंस बीच में नहीं आता। तो जो सेकंड इमेज हमारे पास बनती वो इन्फिनिटी पे जाके बनती, बिकॉज रेज आर पैरेलल, तो दे विल मीट एट इन्फिनिटी। बट क्योंकि बीच में ये थर्ड लेंस आ गए तो अभी ये भी अपनी रिफ्लेक्शन तो करेगा ही, लेकिन अभी तक जैसे हमने कैलकुलेट किया, सेकेंड लेंस कहाँ इमेज बनाएगा, सेकेंड लेंस इमेज बनाएगा इन्फिनिटी पे। अब बेटा ये जो सेकेंड लेंस ने इमेज बनाई है, सेकेंड लेंस ने जो इमेज बनाई है, दिस इमेज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर थर्ड लेंस, दिस इमेज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर थर्ड लेंस। थर्ड लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा जो सेकेंड इमेज है। अब तो देखते हैं, इस पे भी अप्लाई करते हैं, ये कहाँ बनाएगा इमेज। तो थर्ड लेंस पे अप्लाई किया लेंस फॉर्मूला, इट इज 1/v3 माइनस 1/u3। तो बेटा थर्ड लेंस के लिए, थर्ड वाले लेंस के लिए ये इमेज कितनी दूर है, मतलब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है ना इसके लिए। तो क्योंकि ये इन्फिनिटी पे है तो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन गया इन्फिनिटी, और थर्ड लेंस की फोकल लेंथ आएगी पॉजिटिव क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ अप्लाई करेंगे 1/30, v3 तो हमें पता नहीं, माइनस 1/इंफिनिटी, क्योंकि थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी ही बन गया क्योंकि ये इमेज इनफाइनाइट दूर है। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये टर्म तो समझो 0 हो गई। हमारे पास बचा v3 की वैल्यू आई +30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो थर्ड इमेज बनेगी वो इसी थर्ड लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी। तो यहां से 30 सेंटीमीटर दूर, यहां कहीं थर्ड लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर सम यहां कहीं बनेगी इमेज। देखो कैसे बनेगी, यहां से आने वाली रेज ये मीट करेगी यहाँ, ये रिफ्लेक्ट कर देगा, और इस वाली रे को भी ये यहाँ से बेंड करके यहाँ। तो जो थर्ड इमेज बन रही है I3 वो यहाँ बन रही है, और ये I3 हमारी फाइनल इमेज है। मतलब इन तीनों के लेंस के कॉम्बिनेशन से असल में जो इमेज बनने वाली है वो I3 पे बनने वाली है। पाथ ऑफ रे देखो, यहाँ से रेज निकली ऐसे, इसने कन्वर्ज किया थोड़ा सा, इसने फिर से डाइवर्ज किया, फिर इसने फिर कन्वर्ज किया, और फाइनल इमेज I3 पे बन गई। और वो कितने डिस्टेंस दूर बन रही है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द थर्ड लेंस। तो हमें यही बताना था व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो आंसर में क्या लिखेंगे, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड at 30 centimeter from the lens number 3. Is it clear, students, or you have any doubt? Is it clear? Yes, sir. तो ये ध्यान रखना है कि अब ये रे डायग्राम आप शुरू में नहीं बना सकते, ये विद कैलकुलेशंस बनेगा रे डायग्राम। ऐसे आपको आइडिया नहीं लग सकता किसी को भी, तो जैसे जैसे आप कैलकुलेट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका रे डायग्राम कंप्लीट होता रहेगा। I2 जो बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, तो इसको नोट कर लो। तो दिस इज हाउ विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट, अगर हमें लेंस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है तो हम अपना कॉन्सेप्ट लगाकर, कॉन्सेप्ट ये है कि जो एक लेंस इमेज बनाएगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, जैसे सेकंड केस में हमने U2 को +10 सेंटीमीटर लिया है, प्लस इसलिए लिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्योंकि वो राइट साइड पे है लेंस 2 के लिए। तो दिस यूजिंग द कॉन्सेप्ट यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? यस समझ आ गया? Yes, sir. Clear. सर समझ आ गया।
ओके, नाउ बेटा इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक दैट इज प्रिज्म। तो हेडिंग लगा दो। ये हमारे इस चैप्टर रे ऑप्टिक्स में दो पार्ट्स हैं। एक तो रिफ्रैक्शन का हमने डिस्कशन करनी थी, वो समझो खत्म है प्रिज्म के साथ। और इसके बाद जो दूसरा पोर्शन आएगा दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इन दो पार्ट्स के कॉम्बिनेशन से हमारा रे ऑप्टिक्स वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। तो रे ऑप्टिक्स में दो पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट खत्म होने वाला है, बस ये लास्ट टॉपिक अब चलेगा प्रिज्म का। और इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा रे ऑप्टिक्स में दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर रे ऑप्टिक्स खत्म एंड देन साइड बाय साइड हम लोग वेव ऑप्टिक्स भी चलाएंगे साथ साथ में। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं आपको भेजूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, वो आपने कर लेने हैं। अब हेडिंग लगा दो प्रिज्म। प्रिज्म में क्या है बेटा, प्रिज्म में लिखो इन प्रिज्म टू रिफ्रैक्टिंग surfaces, in prism two refracting surfaces are inclined to each other. Two refracting surfaces are inclined to each other at a certain angle called angle of prism. At a certain angle called angle of prism. अब ऐसा मतलब प्रिज्म के केस में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं। रफ डायग्राम देखो, ग्लास स्लैब में क्या होता था, ग्लास स्लैब में एक तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये होता है और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये होता है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल रहता है वो 0 डिग्री रहता है, मतलब दे आर नॉट इंक्लाइंड इन केस ऑफ ग्लास स्लैब। लेकिन प्रिज्म के लिए एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये होता है और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये वाला होता है, और इनके बीच में कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन रहती है और इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। यही मैंने लिखी है ऊपर लाइन कि प्रिज्म के लिए जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट सर्टेन एंगल एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। जबकि ग्लास स्लैब में ऐसा नहीं होता, ग्लास स्लैब के दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल होते हैं एंड देयर इज नो एंगल बिटवीन देम, कोई इंक्लिनेशन नहीं होती उनके बीच में। और यही रीजन है कि ग्लास स्लैब पे आने वाली इंसिडेंट रे और ग्लास स्लैब से निकलने वाली एमर्जेंट रे, ये दोनों रेज पैरेलल होती हैं। इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे दे आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में कोई इंक्लिनेशन नहीं है, मतलब देयर इज नो एंगुलर डेविएशन। जिस एंगल पे रे आ रही है ना उसी एंगल पे रे रिफ्रैक्शन के बाद चली जाएगी, बस शिफ्ट हुई है रे लेटरल शिफ्ट हुआ है, इसको आपको पता ही है, दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। 10th क्लास में पढ़ते हो, इसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं। ये सारा रफ बना रहा हूं मैं, इसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं। बट एंगल में कोई चेंज आया, क्या कोई एंगुलर डेविएशन आती है ग्लास स्लैब के केस में? तो आंसर है नो, कोई एंगुलर डेविएशन नहीं आती इन केस ऑफ ग्लास स्लैब। जिस एंगल पे आ रही है रे उसी एंगल पे रिफ्रैक्ट होके चली गई। लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं होता, प्रिज्म में रे आती तो किसी एंगल पर है, रे आ ऐसे रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद जा इस डायरेक्शन में रही है। इसका मतलब है प्रिज्म के केस में एंगुलर डेविएशन आती है, रे आती इस डायरेक्शन में लेकिन किसी एंगल से डेविएट होके जाती किसी और डायरेक्शन में। तो प्रिज्म के केस में एंगुलर डेविएशन होती है, लेकिन ग्लास स्लैब के केस में एंगुलर डेविएशन नहीं होती। और इसका रीजन आप समझ ही गए कि प्रिज्म के जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं इनके बीच में एक एंगल रहता है हमेशा, जिस वजह से एंगुलर डेविएशन आती है। समझे बच्चे? इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। So in case of prism there are two refracting surfaces which are inclined to each other at certain angle and that is called angle of prism. इसके आगे आप लिखोगे due to this region, इस रीजन की वजह से there is some
there is some angular deviation, there is some angular deviation due to this region, there is some angular deviation in angular deviation of light ray in prism after passing through prism. Due to this region there is some angular deviation of light ray after passing through prism. इसी वजह से कुछ ना कुछ डेविएशन रहती है in case of prism after passing through prism. This angular deviation, continue रखना, this angular deviation is called angle of deviation. इसको हम लोग angle of deviation कहते हैं, and angle of deviation is denoted by this symbol delta, small delta बोलते हैं इसको. This angular deviation is called angle of deviation. अब ये भी मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, एग्जैक्ट तो हम लोग बनाएंगे बाद में. यहाँ से आ रही है इंसिडेंट रे, ये ऐसे जा रही है, रिफ्रैक्शन हुई, ये ऐसे जा रही है. तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो यहाँ एंगल बनता है कि इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में आ रही है वहां से कितना डेविएट हुई जब बाहर निकली प्रिज्म से, तो दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. इज इट क्लियर स्टूडेंट? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर. Yes, sir. हाँ. सो अब हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है, हमने यही एंगल ऑफ डेविएशन ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि प्रिज्म में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इसी टॉपिक पे आते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन पे. एंड दिस इज द रीजन कि मैं आपको एंगल ऑफ डेविएशन से बाकी बेसिक चीजें नहीं मैं बताऊंगा. बेसिक चीजें तो आपको 10th क्लास में पढ़ के आओ, बुक रीड कर लो जिसको नहीं आता, कि रे कैसे आ रही है, कैसे डेविएट हो रही है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. यू आर इन +2 क्लास, तो अकॉर्डिंगली आपको वो चीज आनी चाहिए. तो सिर्फ मेन चीजें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. दैट इज, एक तो हम लोग निकालेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए एक फॉर्मूला निकालेंगे. करने क्या वाले हैं, यहीं पे लिख लो ब्रैकेट में. एक तो हम लोग निकालेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है, ये फॉर्मूला करना क्या है इस टॉपिक में. और दूसरा हमने करना है एंगल ऑफ डेविएशन के लिए फॉर्मूला. दूसरा हमने करना है एंगल ऑफ डेविएशन. ये दो चीजें हमने निकालनी है. मतलब जब आप ये टॉपिक पढ़ो प्रिज्म, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमने करना क्या है. एक तो हमने एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है, उसके लिए कोई फॉर्मूला चाहिए, और एक हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, उसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए. एक बार हमें एंगल ऑफ प्रिज्म मिल गया, उसी की हेल्प से हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं. तो दिस इज आवर टॉपिक. बट आज तो नहीं हो पाएगा बिकॉज आज का तो टाइम हो गया, बट इतना नोट करके आप लोग जा सकते हैं. और अगर किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क.